बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी का एंड चल रहा है और इस वक्त हमारे फार्म के ऊपर पपीते की सोइंग चल रही है। पपीता हम लोग काश्त कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं पपीते के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 1 एकड़ के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया। उससे जो कुछ सीखा वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसको लगाने का टाइम कौन सा ठीक है, आपको नर्सरी कब तैयार करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़े बड़े ख़तरात कौन कौन से हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप पपीता तैयार कर लेते हैं तो उसको सेल कहाँ पे करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। अपने बारे में बता दूं, आज से 5-6 साल पहले जिस वक्त पपीते की एक हाइप क्रिएट हुई थी, तो मैं ज़ाती तौर पे पपीते के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मैं ये सोचा करता था कि मैंने ज़िंदगी के अंदर पपीता कभी नहीं खाया और ना ही किसी हमारी फैमिली के अंदर कोई लोग इसको लाइक करते हैं या फ्रूट के तौर पर लेते हैं। तो अगर इतने लोग पपीता लगा रहे हैं तो इसको खाएगा कौन। लेकिन जब 4 साल तक मैंने इसकी मार्केट को स्टेबल देखा, ये लोग इसको लगा भी बहुत रहे हैं, उसके बावजूद इसकी सेल्स स्टेबल रहती हैं, अच्छी रहती हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो क्या वजह है, उस सारे को मैंने स्टडी किया। तो वो सारी बातें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ था तो आज मैं खुद क्यों इसको लगा रहा हूँ। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर लगाने के तरीके, चलाने के तरीके, इसको जो जो थ्रेट्स आते हैं वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। लेकिन साथ साथ मैं एक नया तरीका के टनल के अंदर क्योंकि शॉपर वाले टनल के अंदर तो लोग इसको काश करते हैं, एंटी इंसेक्ट के अंदर इसको कोई काश नहीं करता। तो एंटी इंसेक्ट के अंदर जैसे मैंने पपीते को काश किया, उसकी क्या रीज़न है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहली बात जो आ जाती है वो कि पपीता लगा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, तो क्या इससे पैसा बनता भी है या नहीं। तो पिछले 4 साल से जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने साल के ऐसे आते हैं जिनके अंदर पपीते का रेट बहुत ही अच्छा होता है। बाकी टाइम के अंदर अगर आपका सिस्टम ऐसा कोई बन जाता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को पपीता सेल कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्जिन आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप मंडियों के अंदर लेकर जा रहे हैं तो फिर भी एक हैंडसम अमाउंट बनती है, अच्छी कीमत आपको मिलती है। बहुत अच्छी कीमत को आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन ये जो 4 महीने मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर आपकी आमदन लाखों के अंदर चली जाती है। लोग क्लेम किया करते थे कि 60 लाख 70 लाख का एकड़ हो जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 60 लाख 70 लाख कैलकुलेशंस के हिसाब से तो पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल जो पपीते का है वो 30 से 40 लाख रुपए के दरमियान है, अगर आप मेहनत करते हैं, सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। लेकिन एक आम फार्मर जो सा है वो इससे 10 से 20 लाख के दरमियान आमदन ले सकता है, अगर वो पपीते को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करे। पपीते का सबसे बड़ा मसला इसकी मैनेजमेंट है, दूसरा बड़ा मसला इसकी मार्केटिंग है। मैनेजमेंट के अंदर आप इसको बाग के तौर पर लेके हरगिज़ नहीं चल सकते, ये बाग है ही नहीं है। इसको आप सब्जी के तौर पर ट्रीट करेंगे, इसको बीमारियां सब्जी की तरह से आती हैं, इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक सब्जियों की तरह से आता है, बहुत जल्दी बीमार होता है, फंगल अटैक का शिकार हो जाता है और पूरे का पूरा बाग आपका एक ही झटके के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती थी ना कि इसकी मार्केट स्टेबल क्यों है, वो इसी वजह से है कि लगाने वाले बहुत लोग हैं, दुनिया इसको लगाती है लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि लोग इसको बाग की तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरी बहुत बड़ी रीज़न इसके रेट के स्टेबल होने की ये है कि ये आपको हर दूसरे तीसरे साल दोबारा लगाना पड़ता है। बाग की तरह नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो 20 से 25 साल आपको आमदन देता रहता है। आप इसको खड़ा रखेंगे, ये अपनी प्रोडक्शन को कम करता जाएगा, आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे। तो जो अच्छे फार्मर पपीते के हैं वो पपीते को सिर्फ 2 साल चलाते हैं और उसके बाद नई सोइंग करते हैं। यही वजह है कि नज़र बहुत आ रहा होता है कि लग रहा है, लेकिन एक्चुअली उन्हीं एकर्स के ऊपर लग रहा होता है जिन पे पहले से ये लगा होता है, क्योंकि पुराना ख़त्म हो रहा होता है, उसकी जगह पे नया आ रहा होता है। अपनी बात करूं तो पिछले साल मैंने मार्च के एंड में तकरीबन 28 मार्च को जाके इसको लगाया था, जो कि इंतहाई गलत टाइम है। इसको गर्मी अगर अचानक से छोटी उम्र के अंदर ही आ जाए तो वो इसको ख़त्म कर देती है, वायरस का अटैक बहुत शदीद आता है। तो पहली बात जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पपीते से अच्छी इनकम लेना चाहते हैं तो 15 फरवरी से लेके 1 मार्च या मैक्सिमम 5 मार्च तक आपको इसको लगा देना चाहिए, ताकि गर्मी की शिद्दत आने से पहले पहले ये इतना कद कर चुका हो कि कम से कम इसके नीचे जो इसका रूट जोन है, जहाँ पे इसकी जड़ है, वहाँ पे ये साया कर ले, अपना तना ठंडा कर ले। क्योंकि बाद में अगर हीट वेव आती है तो जितना बड़ा पपीता आपका होगा उतना कम उसके ऊपर असर होता है, जितना छोटा पपीता आपका होगा उतना ज़्यादा हीट वेव इसको मुतासिर करती है। तो बेहतरीन टाइम मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपको नर्सरी की तैयारी जो सी होती है ना, वो अक्टूबर के एंड पे करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर अगर आप पपीते की नर्सरी तैयार कर रहे
हैं तो वो 40 से 50 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है, लेकिन अगर सर्दियों के अंदर आपने इसको तैयार करना है तो ये 2 से 3 महीने ले जाती है। तो आपको अक्टूबर के मिड के अंदर अगर स्टार्ट कर लें वो भी ठीक है, या अक्टूबर के एंड के ऊपर स्टार्ट करें और फरवरी के अंदर आपकी नर्सरी तैयार होगी, उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे पपीता लगा रहा हूँ ये 1 एकड़ मेरा पुराना है और 1.5 एकड़ के ऊपर मैं मज़ीद लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके मार्केटिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको पपीते में पैसा कमाना है ना, तो वो ज़्यादातर 4 से 5 शहरों के अंदर बिकता है। ये कराची के अंदर बहुत अच्छा सेल हो जाता है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इन 5 शहरों के अंदर इसकी प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं। बाकी शहरों के अंदर इससे आपको कुछ नहीं मिलता, पड़ा पड़ा गल सड़ जाएगा, लेने वाला कोई नहीं होता। तो अब इन शहरों में अगर आपने पहुंचाना है तो आज के दौर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो सी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो बहुत ऊपर चली गई है। इसलिए इतना पपीता आप लोग कम से कम ज़रूर लगाएं कि जब आप एक दफ़ा उसकी पिकिंग करते हैं तो एक हुंडाई बन जाए, जिसको आप जहां मर्जी भेजना चाहें भेज सकें। अगर आपकी 20 पेटियां 25 पेटियां तैयार हो रही हैं तो मजबूरन आपको लोकल मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, जिसमें आपको अच्छा रेट मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। तो लगाना है तो कम से कम 2 से 3 एकड़ लगाएं, वरना ना लगाएं, उसके अंदर आपको नुकसान होगा। अगली बात आ जाती है कि लगाने का तरीका मैंने कौन कौन सा इख्तियार किया। पहली बात तो ये कि मैंने 20 फरवरी के बाद इसकी काश्त शुरू कर दी है और लगाने के लिए मैंने 2 तरीके इख्तियार किए हैं। पहला तरीका जो है ये 1 एकड़ मेरा एंटी इंसेक्ट के अंदर लगा हुआ है। जैसे हम खीरे की टनल फार्मिंग करते हैं। अब एंटी इंसेक्ट एक बहुत महंगी चीज़ है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसको एंटी इंसेक्ट के अंदर लगाने से जिस किस्म की फसल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो ओपन के अंदर तैयार की नहीं जा सकती। क्योंकि खीरा भी अगर हम एंटी इंसेक्ट के अंदर लेकर जाते हैं तो उसका अलग ही रोब होता है। तो पपीते का जो सबसे बड़ा मसला होता है वायरस, जिसकी वजह से आपके पूरे का पूरा एकड़ बर्बाद होता है, उसकी बुनियादी वजह सफ़ेद मक्खी होती है। तो एंटी इंसेक्ट का बुनियादी काम है किसी भी फसल को इंसेक्ट अटैक से बचाना, चाहे वो सफ़ेद मक्खी है, चाहे वो तेला है या थ्रिप्स है, माइट्स हैं, कुछ भी है, उनके अटैक से इसको बचाना कि अटैक आए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अटैक आ गया अब आप स्प्रे करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो जब एक पौधे के ऊपर अटैक आना ही नहीं तो उसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। तो एंटी इंसेक्ट के अंदर काश्त करने का मकसद ये है कि इसको इंसेक्ट अटैक से बचाना, वायरस से बचाना। अगला तरीका मैंने आम इख्तियार किया है, जिस तरह लोग ओपन के अंदर इसको काश्त करते हैं 4 कनाल के ऊपर, वो मैंने काश्त किया। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने और की है वो ये कि क्योंकि मार्च के बाद एक हीट वेव आती है, तो मुझे ये बात समझ में आई थी कि पपीते के खेत को आपको खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मई जून के अंदर जिस वक्त लू चलती है तो वो गर्म हवा अगर तो ज़मीन बिल्कुल खाली हो तो और गर्म होकर आपके पौधे को नुकसान देती है। लेकिन अगर ग्राउंड कवर है, ज़मीन के ऊपर सब्ज़ा है, तो ऐसे में आपके पपीते को नुकसान कम होता है। लेकिन उसके लिए मुझे कोई फसल ऐसी चाहिए थी जिसका कद बहुत छोटा हो, जो पपीते को नुकसान ना दे और उस पर किसी ऐसे इंसेक्ट का अटैक ना आता हो जो पपीते के लिए नुकसान दे हो। तो उसमें गोभी, बंद गोभी एक ऐसा ऑप्शन था जिसका कद बहुत छोटा होता है। टाइम इसका तकरीबन 3 महीने के करीब है, जो 3 महीने के अंदर जो वैरायटी मैंने लगाई है वो। दूसरी चीज़, बंद गोभी इस वक्त कोई नहीं लगाता, कामयाब करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए इसका मार्केट के अंदर रेट भी अच्छा मिल जाएगा। तो शुरू के जो एक्सपेंस हैं जो पपीते की काश्त के ऊपर हो रहे हैं वो बंद गोभी से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ज़मीन कवर रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी के असरात पपीते के ऊपर कम पड़ेंगे। उसके अलावा बंद गोभी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा तेला अटैक करता है, ना ही वाइट फ्लाई अटैक करती है, सुंडी का अटैक होता है, जिसका पपीते को कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों में बंद गोभी मुझे पपीते के साथ सूट करती थी। तो मैंने हर बेड के ऊपर 2-2 लाइनें जो सी, बल्कि 4-4 लाइनें बंद गोभी की काश्त की हैं। अब आ जाते हैं इसको लगाने के तरीके की तरफ। तो सबसे पहले तो आपकी पनीरी इंतहाई सेहतमंद होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो नर्सरी आप खुद तैयार करें, आपको तसल्ली का बीज मिला हुआ हो, आपको पता हो कि मैंने कौन सी वैरायटी लगाई है, या फिर किसी इंतहाई बाएतमाद बंदे से ख़रीदें जिसके बारे में आपको पता हो कि आपको धोखा नहीं देगा। वरना अगर गलत वैरायटी आपको मिल जाती है तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। पनीरी तैयार करने के हवाले से एक अलग वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इसको लगाने के तरीके के हवाले से। मैंने इसके अंदर जो मॉडल रखा है टनल के अंदर, क्योंकि अलग किस्म की स्पेसिंग थी, उसमें मुझे पपीते को एडजस्ट करना था टनल के हवाले से। टनल को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, उसने अपने डिज़ाइन पे लगना होता है। तो मैंने वहाँ पे इसको एडजस्ट किया 5 बाय 7 के ऊपर। और जो ओपन है इसके अंदर मैंने पौधे से पौधा फासला रखा है 6 फुट और लाइन टू लाइन फासला रखा है मैंने 8 फुट।
और इसके अंदर मैंने फिर बंद गोभी काश कर दी है, क्योंकि ये जो मेरा बेड है ये ऊपर से 28 इंच का है। पानी की खाली समेत इसका साइज़ बनता है 4 फुट। ऊपर से 28 इंच का फ्लैट बेड बन जाता है, जिसके ऊपर एक पपीता और 4 बंद गोभी की लाइनें पैरेलल चल रही हैं। अब इसको एक साइड पे लगाना चाहिए, बेड की एक साइड पे लगाना चाहिए, या इसको बेड के सेंटर में लगाना चाहिए। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, जब मैंने पिछला पपीता लगाया था तो वो उसको एक साइड के ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से पौधे के गिरने के इश्यूज बहुत ज़्यादा आए थे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको बेड के सेंटर के अंदर इसको थोड़ा सा गहरा करके लगाना चाहिए, और इसके इर्द गिर्द एक गोल गड़ा बना देना चाहिए, और उसकी साइड पे पानी का रास्ता आना चाहिए। शुरू के 3 से 4 पानी बेशक उसको डायरेक्ट लग जाए, बाद में आप उसको बंद कर दें, फिर वो जड़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और वाटर चैनल से पपीते की जड़ें पानी लेना शुरू कर देती हैं। तो पपीते के तने को पानी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। शुरू के 2 से 3 पानी जो आपको लगाने पड़ते हैं, उसकी वजह से पपीते को कोई ख़ास किस्म के मसाइल नहीं आते। लेकिन फ़ायदा सबसे बड़ा ये हो जाता है कि जो पपीते की ज़मीन को पकड़ करने वाली मेन रूट्स होती हैं, मेन जड़ें होती हैं, वो खुश्की के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से आंधी तूफ़ान के अंदर पपीते के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको बेड के सेंटर के अंदर लगाएं तो मेरे ख्याल में इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। पपीते की शिफ्टिंग के लिए आपको कोई बहुत बड़े साइज़ का पौधा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। दरमियाने साइज़ के पौधे जो उनसे हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनका रूट जोन छोटा होता है, उनको आप शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी जड़ें अच्छे तरीके से फैलाते हैं। तो मैक्सिमम 4 इंच से लेके 7 इंच तक का पौधा जो सा है वो आइडियल होता है शिफ्टिंग के लिए। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये पौधा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने लगा दिया, लगाने के साथ ही इसको फौरी तौर पे पानी दे देना चाहिए। लेकिन मैंने क्योंकि बंद गोभी लगानी थी तो उसमें मैंने ये तरीका इख्तियार किया था कि सबसे पहले जहाँ मैंने टनल लगाना था वहाँ मैंने सबसे पहले टनल का स्ट्रक्चर खड़ा किया। उसके बाद फिर मैंने निशानियाँ लगवा दी पपीते की, जहाँ जहाँ काश्त होनी थी वहाँ पे गड़े बनवा दिए। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हमने नाइट्रोफास डाल दी, जिसको हमने मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। और अगली चीज़ फिर मैंने ये खुश्की के अंदर ही बंद गोभी का बीज लगवा दिया। उसके बाद क्योंकि बंद गोभी के बीज के साथ मुझे कोई ऐसा स्प्रे करना था जो जड़ी बूटियों को उगने से रोके, तो मैंने उसके लिए पेंडीमेथिलीन और S-मेटोलाक्लोर का मिक्सचर स्प्रे कर दिया, जो इस एकड़ को प्रोटेक्शन देगा जड़ी बूटियों के अगेंस्ट तकरीबन 40 दिन तक। उसके बाद अगर हमें गोडियाँ करानी पड़ती हैं तो करवा लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक बंद गोभी इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि वो जड़ी बूटियों को वैसे ही नीचे दबा लेगी। अच्छा, पपीते को मैंने बंद गोभी से पहले इसलिए शिफ्ट नहीं किया कि मेरे ख्याल में पपीते के ऊपर अगर S-मेटोलाक्लोर वगैरह का स्प्रे हो जाता तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। तो सबसे एंड पे मैंने पपीता गड़े वगैरह उसके पहले बना लिए थे, उसके ऊपर पपीता रखा, पानी फौरी तौर पे लगा दिया, पौधे को सोके में नहीं रखा। मतलब पौधा लगा है तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटे के अंदर हम उसको पानी लगा चुके थे। और पानी लगाते हुए हमने ध्यान किया था कि पानी बेड्स के ऊपर ना चढ़े, जो उसके इर्द गिर्द पे गड़े बने हुए हैं वहाँ पे सिर्फ वो डायरेक्ट साइड से एंटर हो रहा था। कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं, नर्सरी से लाके बाग आप लगा रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ का आपने ख्याल करना होता है कि जिस लेवल के ऊपर तने के जिस लेवल के ऊपर पौधा नर्सरी में खड़ा होता है उसी लेवल को आपने वहाँ तक ही ज़मीन में दबाना है। मिसाल के तौर पर पौधा है वो उसके यहाँ तक नर्सरी के अंदर मिट्टी थी, तो जब आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो मिट्टी यहाँ तक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तना 2-3 इंच ज़मीन के अंदर आप दबा दें। ठीक है, तो जो लेवल नर्सरी के अंदर था वही लेवल यहाँ पे आपने रखना है, क्योंकि अगर तना ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाएगा तो वहाँ से गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि जिस लेवल पे उसकी नर्सरी तैयार हुई है उसी लेवल के ऊपर इसकी सोइंग हो, ताकि वहाँ पे फंगल अटैक काफ़ी कम हो। तो यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। मार्केटिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि 4 महीने बेहतर हैं। सोइंग टाइम आपके लिए बनता है फरवरी, लेकिन आप इसको सितंबर में भी काश कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको पॉलीथीन का टनल लगाना पड़ेगा, उसको हम आइंदा आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको फासला बता दिया है, नर्सरी की टाइमिंग बता दी है, लगाने का तरीका बता दिया है। यहाँ तक सोइंग तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। दूसरा पानी आपको थोड़ा सा जल्दी लगाना चाहिए ताकि पौधा जिसने अभी अपनी जड़ें कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हुई होती हैं, सोके का शिकार ना हो जाए। तो आप दूसरा पानी वत्तर में ही लगाएंगे, गीले गीले में नहीं लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी लगा देंगे, खुश्की का इंतज़ार नहीं करेंगे। एक चीज़ जो और मेरी समझ के अंदर आई थी कि जहाँ पे पौधे को साया मिलता है, मतलब अगर आप पपीते की प्रोटेक्शन के लिए किसी किस्म का सायादार दरख्त लगाते हैं तो वो उसको गर्मी से तो बचाता है। जैसे मैंने एंटी इंसेक्ट के अंदर लगाया तो एंटी इंसेक्ट गर्मी से तो खैर नहीं बचाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा साया देगा। इसी तरह अगर आप उसकी साइडों में कोई दरख्त लगा देते हैं तो वो उसको साया देते हैं।
ऐसे में पौधे के ऊपर गर्मी के असरात तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है, जो कि पपीते के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आपको अपने पौधे का तना मोटा करना है, फल ज़्यादा लेना है, तो आपको अपने पौधे का कद छोटा रखना होगा, उसकी स्पीड को कम करना होगा। तो अगर आप इसके ऊपर साया करेंगे तो उस सूरत में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसमें फ्रूट कम लगेगा और आला क्वालिटी का नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अपने लगाने का टाइम ठीक कर लें, ताकि पौधा गर्मी के अंदर अपनी ही छतरी की वजह से गर्मी से बचे, ना कि बाहर के किसी दरख्त के शेड से गर्मी से बचे। ऐसे में इंशाल्लाह आपका पौधा छोटे कद का रहेगा, आपको फ्रूट तोड़ने के अंदर आसानी होगी, तना मोटा होगा, हवा के अगेंस्ट उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, वो गिरेगा नहीं, और पौधे का तना मोटा होने की वजह से वैसे भी जो खुराक का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसलिए आप अपना सोइंग टाइम बेहतर कर लें। जिस तरीके से मैंने बताया कि 6 बाय 8 पे आप लगा रहे हैं, तो 950 से लेके 1000 पौधा फी एकड़ आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ तक अच्छा, ज़मीन की तैयारी के अंदर आपको जो खादें डालनी हैं वो आप कोशिश करें कि मुर्गी खाने की रूढ़ी वगैरह ना डालें। अगर आपने डालनी है, मैंने डाली है, लेकिन मैंने कम से कम 3 महीने पहले डाली, उसके ऊपर फिर मैंने पानी लगाया और उसको अच्छी तरीके से खुशक करके प्रोसेस किया, जिसके बाद उसकी जो फंगल डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो रूढ़ी डालें, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते तो 2 बैग DAP और 1 बैग रग्बी इसलिए डालना है कि नीमाटोड्स का इशू काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो वो अगर आप डाल देंगे तो नीमाटोड्स का इशू आपको नहीं आएगा। ये करके आप अपनी ज़मीन को तैयार करके पपीता उसके ऊपर लगा सकते हैं। बाद में जो इसको बीमारियां आनी हैं, इसके फर्टिलाइज़र प्लान्स क्या होने चाहिए, वीडियो लंबी होने की वजह से यहाँ पे मैं जिक्र नहीं कर रहा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मार्केटिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने सोची हुई हैं। उसके अलावा इसको किस किस्म के इंसेक्ट अटैक आते हैं, किस किस्म के फंगल अटैक आते हैं, मिट्टी चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए, गर्मियों के अंदर इसको गर्मी से किस तरीके से बचाना है, ये सारी चीज़ें, और नर्सरी किस तरीके से तैयार करनी है, आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।